हेलो दोस्तों मेरा नाम है मिस्टर कुमार सैनी और आप सभी लोग देख रहे हैं एसआरएल एकेडमी का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। ये ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? यदि सीधी सीधी भाषा में मैं बोलूं तो जो डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया होती है उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ऐसा हम सेंट्रल डोग्मा में भी पढ़ते हैं। सेंट्रल डोग्मा में हमने पढ़ा है कि जो डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया होती है उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। दोस्तों ये जो ट्रांसक्रिप्शन होता है इसको हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में दो अलग अलग रूपों में पढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार से ट्रांसक्रिप्शन होता है उसको हमने पिछले वीडियो में देखा था और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ट्रांसक्रिप्शन। दोस्तों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन कुछ अंतर होते हैं जो हम आज यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यदि हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ट्रांसक्रिप्शन में अंतर देखें तो यहां पर हमने देखा है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है अर्थात बैक्टीरिया होती हैं और यहां पर हमने लिखा है यूकैरियोटिक कोशिका। यदि हम सबसे पहले बात करें कि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो कहां पर होता है, तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है अर्थात कोशिका द्रव्य में होता है। कहने का मतलब यह है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है वो व्यवस्थित रूप से नहीं पाया जाता है और इसके कारण से वो केंद्रक जैसी संरचना है वो आपके कोशिका द्रव्य में ऐसे ही पड़ी रहती है। इस कारण वहां पर ही ट्रांसक्रिप्शन होता है। जबकि यदि हम देखें यूकैरियोटिक कोशिकाओं में तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो केंद्रक के अंदर होता है। तो सबसे पहला अंतर हमने ये देखा है कि ट्रांसक्रिप्शन कहां होता है। दूसरा अंतर यदि हम देखें तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं अर्थात बैक्टीरिया होते हैं उनमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साथ साथ भी हो सकता है। ऐसा कब हो सकता है? तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो पूर्ण नहीं होता है, उससे पहले ही उस एमआरएनए के दूसरे सिरे से ट्रांसलेशन प्रारंभ हो जाता है। तो इस कारण से प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रक्रिया साथ साथ हो सकती है। लेकिन यदि हम यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये साथ साथ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो होता है केंद्रक के अंदर और ट्रांसलेशन होता है वो होता है कोशिका द्रव्य के अंतर्गत। तो इस कारण यहां पर साथ साथ नहीं हो सकता। इसके अलावा यहां प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो आरएनए बना है उसमें कोई जो मॉडिफिकेशन होता है वो नहीं होता है, जबकि यहां पर जो आरएनए बनेगा उसमें आरएनए बनने के बाद में कुछ मॉडिफिकेशन होंगे अर्थात बनने वाला जो आरएनए है वो प्रारंभ में अक्रियाशील होता है। इस कारण अभी तक इसमें ट्रांसलेशन नहीं हो सकता है। तो ये दो अंतर हमने देखे। तीसरा अंतर यदि हम देखें तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें जो मुख्य रूप से एंजाइम आता है वो एक ही होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। जबकि यदि हम बात करें यूकैरियोटिक कोशिकाओं में तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो मुख्य रूप से एंजाइम काम में आता है वो होता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम या डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। लेकिन इसके तीन रूप होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, अर्थात इसके ये तीन रूप पाए जाते हैं। और इसमें से जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है ये आरएनए बनाने का कार्य करता है। आरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए। तो ये आरएनए बनाने का कार्य करता है वो करता है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। दोस्तों ये जो आरएनए होता है इनको घनत्व के आधार पर तीन अलग अलग कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है, 28S, 18S और 5.8S। जो S है यहाँ पर एक यूनिट है, घनत्व को नापने की यूनिट है जिसे हम बोलते हैं स्वेडबर्ग यूनिट। तो इस प्रकार से जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन में काम में आता है। यदि हम बात करें कि जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है वो बनाता है HNRNA। HNRNA का मतलब हो गया है हेटेरोन्यूक्लियस आरएनए। और ये जो HNRNA होता है ये mRNA का ही अक्रियाशील रूप होता है, अर्थात mRNA का जो निर्माण होता है वो आपका आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के द्वारा ही
होता है। यही HNRNA बाद में mRNA में कन्वर्ट होता है। तो हम देखेंगे किस प्रकार से HNRNA है वो mRNA बनाता है। इसके बाद में यदि हम बात करें तो जो RNA पॉलीमरेज थर्ड होता है वो बनाता है tRNA। tRNA का मतलब हो गया है ट्रांसफर RNA या स्थानांतरण RNA। और जो ये tRNA है इसके अलावा ये sRNA भी बनाता है और snRNA भी बनाता है। SR का फुल फॉर्म हो गया है स्मॉल रेगुलेटरी RNA और SN का मतलब हो गया है स्मॉल न्यूक्लियर RNA। तो इस प्रकार से यहां पर सबसे मुख्य चीज ये है कि जो RNA पॉलीमरेज होता है वो तीन प्रकार का होता है। RNA पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और जो फर्स्ट होता है वो RRNA, सेकंड होता है वो mRNA और थर्ड होता है वो tRNA बनाता है। यदि इसको हम याद रखें तो याद रखने के लिए हम याद रख सकते हैं RNT, इस रूप में हम इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद में यदि हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में और अंतर देखें तो इसमें जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें जब आरएनए बन गया है उसके बाद में उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है, कोई संसाधन नहीं होता है। इस कारण से इसको हम बोल सकते हैं कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होते हैं वो यहां पर नहीं पाए जाते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो आरएनए बन जाएगा उसके बाद में भी उसमें कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे, उसमें कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे जिन्हें हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। तो ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर हमने देखा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मुख्य जो ट्रांसक्रिप्शन में अंतर होते हैं वो क्या होते हैं। दोस्तों इसके बाद हम देखने वाले हैं कि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन क्या है। तो अब यदि हम बात करें कि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन कौन से पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होते हैं। दोस्तों यदि हम यहां पर देखें, मान लो यूकैरियोटिक कोशिकाओं का ये डीएनए है और इस डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए, और जो आरएनए बनेगा उसमें काम में आएगा आरएनए पॉलीमरेज एनजाइम। यहां पर जो आरएनए बनता है वो उस आरएनए को हम बोलते हैं HNRNA अर्थात हेट्रोन्यूक्लियस आरएनए। और ये जो हेट्रोन्यूक्लियस आरएनए यहां पर बना है ये अक्रियाशील आरएनए है और इसको जब हम क्रियाशील mRNA में बदलेंगे तो उससे पहले उसमें कुछ परिवर्तन लाने पड़ेंगे, इसमें कुछ संसाधन अर्थात मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे और ये मॉडिफिकेशन ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के बाद में हो रहे हैं। इस कारण से इन्हें हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन कहते हैं। और ये जो मॉडिफिकेशन होते हैं मुख्य रूप से तीन प्रकार के मॉडिफिकेशन इसके अंतर्गत किए जाते हैं। पहला होता है स्पाइसलिंग, दूसरा होता है 5 डेज स्केपिंग और तीसरा होता है जिसे हम बोलते हैं 3 डेज टेलिंग। तो सबसे पहले हम देखें कि ये स्पाइसलिंग क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या क्या परिवर्तन किया जाता है। लेकिन इस सब को देखने से पहले आप यहां पर HNRNA को थोड़ा सा देखिए। इस HNRNA में कुछ क्षेत्र होते हैं वो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में काम में आते हैं और अपने आप को प्रोटीन के रूप में व्यक्त करते हैं, और कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जिनका ट्रांसलेशन नहीं होता है। तो जिन हिस्सों का ट्रांसलेशन होता है उन हिस्सों को हम कहते हैं एक्सोन अर्थात व्यक्तित्व, और जिन हिस्सों का आपका ट्रांसलेशन होता है वो नहीं होता है अर्थात इनसे प्रोटीन नहीं बनता है, उन हिस्सों को कहा जाता है इंट्रॉन्स अर्थात अव्यक्तित्व। अर्थात दो तरीके के क्षेत्र हो गए हैं इस HNRNA में, एक हो गया एक्सोन और एक हो गया है इंट्रॉन। एक्सोन वह हिस्सा है जो आपका प्रोटीन बनाएगा अर्थात ट्रांसलेशन में काम में आएगा, और इंट्रॉन है वह हिस्सा है जो आपका प्रोटीन के रूप में व्यक्त नहीं होगा अर्थात प्रोटीन बनाने में कोई काम में नहीं आएगा। तो जो स्पाइसलिंग की प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है, इन इंट्रॉन को बीच में से काट कर इनको हटा दिया जाता है, और जब इनको हटा देते हैं तो इसके बाद में जो एक्सोन बचते हैं, जो एक्सोन वाले हिस्से होते हैं वो बचते हैं, इन हिस्सों को आपस में एक दूसरे से एक निश्चित क्रम के अंतर्गत जोड़ दिया जाता है, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्पाइसलिंग या संबंधन कहते हैं। तो पहला पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता है वो
होता है स्पाइसलिंग। और इसी प्रक्रिया के अंतर्गत जो एक्सोन होते हैं और इंट्रॉन होते हैं, उनमें से इंट्रॉन को हटाकर एक्सोन को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो ये पहला पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन हो गया है। यदि हम बात करें दूसरे मॉडिफिकेशन की, तो ये होता है 5 डेज स्किपिंग। नाम से पता चलता है 5 डेज का मतलब यह है कि जो एमआरएनए बनाया उसके 5 डेज सिरे पर केपिंग का मतलब एक केप लगा दी जाती है। यहां पर वो केप किसकी बनी होती है, ध्यान से देखो दोस्तों। इसके जो 5 डेज सिरा होता है, जैसे ये इसका 5 डेज सिरा है, इस 5 डेज सिरे के ऊपर एक विशेष प्रकार का न्यूक्लियोटाइड यहां पर जोड़ दिया जाता है और उस न्यूक्लियोटाइड का नाम है मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, अर्थात मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है न्यूक्लियोटाइड, उसको 5 डेज सिरे पर जोड़ दिया जाता है और इस कारण से इस प्रक्रिया को हम कहते हैं 5 डेज केपिंग, अर्थात इसके ऊपर एक केप लगा दी है, टोपी लगा दी है। हिंदी में बोले तो इसको कहा जाता है आच्छादन। तो इस प्रकार से ये दूसरा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता है। दूसरे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में हम क्या करते हैं, इसके 5 डेज सिरे पर मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की एक टोपी अर्थात केप लगा देते हैं। तीसरा जो मॉडिफिकेशन होगा वो क्या होगा, जो इसका 3 डेज सिरा है। किसका 3 डेज सिरा, जो एचएनआरएनए है, अभी वो एमआरएनए बना नहीं है, जो एचएनआरएनए है उसके 3 डेज सिरे के ऊपर हम क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार का एडिनोसिन जो समूह होता है, उस समूह को इसके 3 डेज सिरे के ऊपर जोड़ देते हैं। और कितने जोड़ते हैं, ये लगभग हम जोड़ते हैं 200 से लेकर 300 एडिनोसिन समूह इसके अंतर्गत जोड़ दिए जाते हैं 3 डेज सिरे की ओर। और क्योंकि यहां पर हमने बहुत सारे जो एडिनोसिन समूह हैं उनको यहां पर जोड़ दिया है, इस कारण से इस प्रक्रिया को हम पॉली एडिनाइलेशन भी कहते हैं। और ये कौन से सिरे पर होता है, ये होता है इस एचएनआरएनए के 3 डेज सिरे पर। जैसे ये तीनों प्रक्रियाएं पूर्ण होती हैं, अर्थात स्पाइसलिंग, 5 डेज केपिंग और 3 डेज टेलिंग, तो वैसे ही होने के बाद ही एचएनआरएनए है ये आपका पूर्ण सक्रिय रूप में एमआरएनए बन जाता है। और जैसे ये एमआरएनए बनता है तो इसके बाद में ये केंद्रक से आपका कहां पर ट्रांसफर हो जाता है, ये कोशिका द्रव्य में ट्रांसफर हो जाता है। और अब ये आरएनए है आपका प्रोटीन बनाने के लिए तैयार है। तो इस प्रकार से जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनके अंतर्गत पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होते हैं और इस प्रकार से इनके अंतर्गत जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया होती है वो पूर्ण होती है। तो दोस्तों आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।